दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ तब आता है जब हमारे 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो चुके होते हैं। हमें समझ नहीं आता गलती हम क्या कर रहे हैं। हम अलग-अलग सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं और एक ट्रैप में फँसते जाते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं और अगर हमारे पास उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं तो आजकल आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कुछ लोगों ने कहानियाँ सुनाई हुई हैं अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल कि मैंने 10 साल कैसे यूपीएससी में बर्बाद किए, 9 साल कैसे बर्बाद किए और कुछ लोगों का 8वें या 9वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये कितना फेयर या अनफेयर है ये तो खैर हमारा मतलब नहीं है बात करने का, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अगर आपके 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए। तो मैं कुछ इश्यूज़ की बात करूँगा और सॉल्यूशंस की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस इन्वर्टेड यू कर्व को आप देखो, उसके बाद बात करेंगे। ये जो इन्वर्टेड यू कर्व है दुनिया की मैक्सिमम चीज़ें इसी पे फॉलो होती हैं। यहाँ पर होती है पॉपुलेशन, यहाँ होती है टाइम, हो सकता है एफर्ट, हो सकता है एक्सीलेंस, हो सकती है इस तरह की सारी चीज़ें, राइट। यहाँ बीच में एक कट ऑफ होती है जिसे आपको क्रॉस करना होता है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिन्होंने सुना है उन्हें पता होगा। जब तक आप इसको पार नहीं करोगे तब तक लाइफ इजी नहीं है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल स्टार्टिंग का, इसे हम कहते हैं टेक्निकली कुछ भी कहते हो, मेरे लिए जोन ऑफ मोब है जहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा है, राइट। कट ऑफ यहाँ कहीं है, बेसिकली यहाँ पर जो एवरेज लोग ही हैं वही कट ऑफ निकाल रहे हैं, आपको पहले उन्हीं में आना है। जब मैंने एक वीडियो में बात की थी हाउ टू टारगेट रैंक वन कैसे लाएं, तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट्स में बेस्ट नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट्स आप एवरेज करो, कोई सब्जेक्ट ख़राब मत करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिर उसमें एक सब्जेक्ट बेटर कर दो, आप 200 से 300 की रेंज में आ जाओगे। मार्कशीट्स उठा के देख लो लोगों की एवरेज यही कहानी दिखेगी। 2 सब्जेक्ट्स बेटर कर दो, अंडर 100 आ जाओगे। एंड अगर आपने बहुत बढ़िया कर दिया तो फिर अंडर 50, अंडर 10, नोबडी नोज़ कौन कब कहाँ आ जाए। इतने ज़्यादा एश्योरेंस से तो हम नहीं कह सकते कि ये बंदा इस बार 95 रैंक आया, अगली बार ये 5 आ जाएगा, अगली बार 110 आ जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, एक जनरल जोन जो है, अब ये जोन क्या है कि सारे सब्जेक्ट एवरेज कर दो, आप कट ऑफ निकाल लोगे। थोड़ा सा आप बेटर कर देते हो, आप 200-300 की रेंज में पहुंच जाते हो। तो एश्योर्ड सिलेक्शन का जोन जो है बेसिकली ये है, आपको ये वाला जोन अवॉइड करना। अब ये जोन बेसिकली क्या होगा, आप ज़रा सोचो। कई बार हम ये बात करते हैं जब स्पेशली 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो ये बात तो हमारे सामने कई बार आई होगी कि हम क्या कहते हैं कि अ, मेरा 0.67 से रह गया, या 5 नंबर से मेंस रह गया, या फिर मैंने 15 नंबर से मेंस मिस कर दिया, या 20 नंबर से मेंस मिस कर दिया, या फिर ये नेगेटिव साइड है, ये वाला जोन है, ये वाली बात हम कर रहे हैं। जो लोग कहें कि मेरे तो कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा हैं या 4 नंबर ज़्यादा हैं, या फिर कट ऑफ से 15, 20, 25 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपके जितने ये +5 होने के चांसेस थे उतने ही तो -5 होने के चांसेस थे। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एग्ज़ामिनर आपको GS1 में या किसी भी एक GS पेपर में एक क्वेश्चन में आधा आधा नंबर एक्स्ट्रा और दे देता और आप इधर ना पहुंच जाते, पास ना हो जाते। या ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपके 2 क्वेश्चन थोड़े से मिसमैनेज हो जाते और आप -5 होके फेल हो जाते, राइट। तो हमें बेसिकली कट ऑफ के जो आसपास का जोन है, जो एवरेज पीपल है, जोन ऑफ मीडियोक्रेसी जिसे मैं कहता हूँ, वो अवॉइड करना है। अब वो अवॉइड करने में लोगों के बहुत अटेम्प्ट चले जाते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आपके 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए तो डेफिनेटली आप यहाँ हो, आपको ये जोन अवॉइड करना है, कट ऑफ के जस्ट पीछे और जस्ट आगे वाला। प्रीलिम्स में +- 3, 4, 5 नंबर वाला जोन, एंड मेंस में +- 25, 30 वाला जोन, ये अवॉइड करना है। उसको अगर आप अवॉइड कर ले जाते हो, आपने वो आर्ट सीख ली, उसके लिए लगेगा बहुत एफर्ट, तो आप इस जोन में आते हो कि आप किसी भी बार एग्ज़ाम दो, एश्योर्ड सिलेक्शन होगा ही होगा। जो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, इरा सिंगल है, 5 बार शायद वो IRS बनी है, एक अटेम्प्ट ड्रॉप करके सीधे रैंक 1। क्यों? क्योंकि उनका ये जोन बार बार आ रहा था। यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने टाइम लिया, ब्रेक लिया, गैप लिया, तब यहाँ पहुँची, राइट। तो हम इस सेशन में ये बातें कुछ करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम तैयारी करते हैं, एंड उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे जो मेजर इशू है वो ये है कि बुक पढ़ने में मन नहीं लगता। अब ये क्या चीज़ है,
देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता देता हूँ। जैसे मान लो पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए ज़्यादातर लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बहुत से लोग मृणाल पटेल के नोट्स पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पढ़ रहे थे तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया था कि इंडिया दैट इज़ भारत, अरे वाह ये तो कंट्री का नाम है, आर्टिकल भी होते हैं, फंडामेंटल राइट भी होते हैं, ये मिला वो मिला, कंट्रोवर्सी, सब कुछ आप उसमें पढ़ गए। फर्स्ट अटेम्प्ट तक ठीक था, सेकंड तक भी ठीक था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने चीज़ें बेसिकली लर्न की। फर्स्ट अटेम्प्ट लोगों का बस वो होता है, एक फाउंडेशनल अटेम्प्ट होता है कई बार। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आप मान लो 2 साल में आपने सब्जेक्ट पे कमांड बना ली। अब क्या होगा, सपोज मैं कहूँ आप प्रियम्बल पढ़ो, करके देखना। आप प्रियम्बल लेकर बैठते हो, आपको क्या लगता है यार आता तो सब कुछ है, कई बार पढ़ा है, वही कीवर्ड, वही मीनिंग, वही पेजेस, वही बोरिंग बुक, वो सब आता है, सब कुछ हमें आता है, तो बुक पढ़ने में मन नहीं लगता। अब इशू ये आता है कि जब बुक पढ़ने में मन नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं, यार शायद लक्ष्मीकांत तो हो गई, चलो डीडी बसु कर लेते हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं, फलाने के नोट्स पढ़ लेते हैं, उस कोचिंग ने क्रैश कोर्स निकाला है वो कर लेते हैं। अरे ये आपके लिए नहीं है, 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए आपके ऑलरेडी, आपके लिए क्रैश कोर्स वगैरह ये सब चोचले नहीं है। आप उसका एक रिवर्स सॉल्यूशन कर सकते हो, राइट। क्योंकि इशू पता कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको वही पैराग्राफ याद नहीं आएगा, और उस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट होते हो मेंटली, अपने आप को एक डिफ़िकल्ट जोन में डालते हो। उसका सॉल्यूशन है जो मैंने नहीं फॉलो किया था, मेरे साथ जो पर्सन तैयारी करता था प्रीतम, वो फॉलो करता था बेसिकली, एंड मुझे लगता था ये कैसे पॉसिबल है। बट जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग पैदा ही आराम करने के लिए बने होते हैं, तो वो है, राइट। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला था, डू नॉट रीड बुक टू रिवाइज एट फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने जब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देने शुरू किए तो भाई साहब लक्ष्मीकांत बुक साइड में रख दी। पहले उस टाइम तो PYQ चलते नहीं थे 2016-17 में, तब टेस्ट सीरीज़ थी। आप आज के टाइम पे PYQ है, टेस्ट सीरीज़, दोनों चीज़ें ले लो। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट सीरीज़ उठाई, टेस्ट सीरीज़ में जो सॉल्यूशंस दिए हैं, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये दिए हुए हैं, ये पढ़ लिए। इसके बाद बुक में पेज नंबर 242 खोला, 518 खोला, 232 खोला, ये खोले, इसको मैच किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा टेस्ट सीरीज़ में एक्स्ट्रा है वो ऐसे 20-25 पेज के हैंड रिटन नोट्स बना लिए, हो गया। और बुक के वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, जैसे मान लो इस पैराग्राफ से लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन पूछा, ये पैराग्राफ रिवाइज कर लिया। अब बिलीव मी, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, चाहे आप 40 ईयर्स के PYQ कर लो, 40 करने हैं, या फिर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ कर लो, आप ये मान के चलो सब कुछ बुक में जो भी है इंपॉर्टेंट वो टेस्ट सीरीज़ में कॉपी पेस्ट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो नहीं है वो हो सकता है उस साल के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ एक बार पढ़ लो, सॉल्यूशन थोड़ा फ्रेश भी लगेगा, पेजेस भी आपको लगेंगे, ये इशू नहीं आएगा कि सब तो आता है, कई बार पढ़ा है अब क्या करें। तो आप जब वो न्यू सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ नया है, वापस से अपनी बुक रिवाइज कर लेना। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैंने एंड में ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये चीज़ फॉलो की थी, राइट। तो ये पहला सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। डू नॉट रीड बुक, सबसे पहले बुक मत पढ़ो, PYQ या टेस्ट सीरीज, सॉल्यूशन पढ़ो एंड रेफर स्पेसिफिक टॉपिक, जो बेसिकली मैंने बात की, पूरी बुक आपकी रिवाइज हो जाएगी। अब दूसरा जो इशू है वो है फोमो। यहाँ मैक्सिमम लोग परेशान हो जाएंगे। फोमो क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कुछ ना कुछ तो खो रहे हैं, कुछ तो खो रहे हैं। सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है आपका, अब सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा, तो कुछ तो गलती हो रही है। इसी टाइम पे कोई बंदा आता है, आप ये क्लासरूम है, आप यहाँ बैठे हो, अभी यहीं बैठे हो, या फिर ये यूट्यूब स्क्रीन के इस तरफ हो, यहाँ एक बंदा आता है पोडियम पे खड़ा होता है, कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो इतने ही घंटे पढ़ा था IAS बन गया। मैंने तो, एक मैडम आती हो कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं इतने में ही IAS बन गई, हो गया। भाई आपको लगता है क्या हम ही बेवकूफ़ हैं? तो वहाँ पर एक फोमो जनरेट होता है, फोमो क्रिएट होता है कि यार कुछ मेरे में ही तो कमी नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है, आप रेस में हो, और अभी जो हमने बात की, आपको ये वाला जोन क्रॉस करना है, ये वाला जोन भी क्रॉस करना है, राइट। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। इंटरव्यू तो खैर बात की बात है, इंटरव्यू तो कोई बात ही नहीं करता, वो तो लोग कहते हैं कि ठीक है हो जाती है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, जब हम इधर उधर सोर्सेस के पीछे भागते हैं, हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, हम कहते हैं चलो सोर्सेस चेंज कर लेते हैं, हम न्यू बुक्स ले लेते हैं, न्यू कोचिंग पे चले आते हैं, न्यू टीचर पे चले आते हैं, न्यू करंट अफेयर्स पे चले आते हैं। भाई साहब नहीं चाहिए आपको, नई कोचिंग सिर्फ बिगनर्स के लिए है,
हो सकता है कल की डेट में सिनॉप्सिस में हम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कोई कोर्स निकाल दें, आपके लिए नहीं है वो हमारे लिए है, मार्केटिंग के लिए कोर्स है वो, ये समझो आप बात, राइट। आपको सिर्फ PYQ चाहिए थे उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि आप इस जोन से पीछे हो। वो किसी कोचिंग के भी हो सकते हैं, वो किसी पब्लिकेशन के भी हो सकते हैं, किसी बुक के भी हो सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सिनॉप्सिस में अगर आप चाहो तो ये जैसे PYQ का कोर्स है पहला वाला, मेन सेट गाइडेंस प्रोग्राम, एक ये, और मेंस के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग, बस इससे ज़्यादा मत जाओ कहीं भी। लेकिन यहाँ भी मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने कहीं से फॉलो किया तो ये भी नहीं यार, 599 भी कीमती हैं। एक चीज़ याद रखो, मुझे बचपन में पता नहीं किसने सिखाया था, जहाँ 1 रुपये भी बचा सकते हो वहाँ 1 रुपये भी बचाओ, जहाँ 1 लाख या 10 लाख भी लगाने वो भी लगाओ। पैसे की वैल्यू, क्योंकि हो सकता है इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको हो सकता है सिर्फ और सिर्फ PYQ चाहिए, सिर्फ और इस एक कोचिंग के, और साथ में ये यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्ड करंट अफेयर्स अपडेट करो, नए करंट अफेयर्स को आग लगाओ। इसका मैं तरीका बता दिया था, एक बार वापस से आपको बता देता हूँ क्या है। पुराने जो आपने PT पढ़े हो, सिनॉप्सिस के पढ़े हो, जिसके पढ़े हो, ज़्यादातर लोग सिनॉप्सिस पे हैं तो सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज लोग विजन का PT पढ़ते हैं। तो उसमें आप क्या करो, पिछले साल के जो PT है वही फॉलो करो, एंड इस साल के करंट अफेयर से मैच कर लो, इंडेक्स मैच करो सीधे, ये टॉपिक है कि नहीं है। इंडेक्स आप देखो पुराने PT का, ये इंडेक्स है। टॉपिक मान लो पॉलिटी टॉपिक है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, यहाँ देख लो कितने टॉपिक्स हैं। नंबर 2 टॉपिक क्या होगा, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ है, तो यहाँ देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आप ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हो, ठीक है, आपको इतना समझ में आता है कि ये वाला टॉपिक तो अब भी न्यूज़ में है बट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर ये वाला टॉपिक न्यूज़ में तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप क्लियरली फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पिछले साल के जो हैं वो न्यूज़ में अभी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कौन से जो अपडेट करने हैं। बस आप यहाँ से टॉपिक उठाओ और इस वाले इंडेक्स से आप, सपोज ये रेड कलर है, पता नहीं ब्लैक पे रेड दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको ये टॉपिक लगता है, बस ये टॉपिक उठा लो। मैं तो क्या करता था, इधर उधर ना प्रिंट किया ना पेजेस ना कुछ, सीधे उतने 20 पेज फाड़ के अलग से लगा लेता था, ठीक है। कुछ मान लो किसी पेज पे कुछ लिखा हुआ है, टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक का टाइटल है, ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ नया टॉपिक, अरे यही तो एक्स्ट्रा हो जाए, इसे मैं काट दूंगा, फेंक दूंगा, ये मेरे लिए बच गया। उसमें ना बहुत टाइम बच जाता है, ठीक। तो ले दे के ना आपका PT में जो 2x हो जाता है, वो 2x के बदले 2.2x होगा, 1.2x होगा बेसिकली, ठीक। बेसिकली मतलब 2x, और इसका मतलब क्या है, अगर आप 1000 पेज के 2000 पेज पढ़ रहे थे तो अभी 1000 पेज के 1200 पेजेस होंगे, मैनेजेबल है, और उसमें से 1000 आपके पढ़े हुए होंगे, तो टेक्निकली आपके पास सिर्फ 200 पेज बचे। तो ये दूसरी चीज़ करनी है। नेक्स्ट क्या है इशू, कि हमें मेंटरशिप चाहिए, कि हमें लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब मेंटरशिप की नीड होगी, तभी कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ हैं ही, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं। भाई टीचर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिनॉप्सिस की मेंटरशिप लेते हो तो अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, जॉब करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, बिगिनर हो, तब मेंटरशिप लो। अदरवाइज आप कहो मेरे से मेंटरशिप मिल जाएगी, नो, ना मैं अवेलेबल हूँ, ना किसी कोचिंग में कोई भी बड़ा नाम जो है जिनके नाम पे कोचिंग चलती है वो अवेलेबल होंगे, कोचिंग्स भी अवेलेबल नहीं है, राइट। मेंटरशिप में जैसे अगर मैं किसी को प्लान दे भी रहा हूँ तो एक जनरलाइज्ड प्लान दूंगा कि ये मेन इश्यूज पूछो, उसके हिसाब से आप आंसर करो। बट सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपको ना इनकी नीड है ना इनकी नीड है। एक और इश्यूज है, आप सेकंड अटेम्प्ट में हो, आपसे ऊपर कौन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट ये वाले लोग हैं, उनकी मेंटरशिप को भैया हाथ जोड़ लो, उनके टेलीग्राम ग्रुप छोड़ दो, वो अपनी चलाएंगे। भाई कुछ तो ऐसे इश्यूज रहे होंगे जो इनको इतने अटेम्प्ट्स हो गए और वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है, नॉलेज जितनी चाहिए उतनी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल जाती है। ये एग्ज़ाम नॉलेज का बिल्कुल नहीं है। ये मेंटरशिप की चीज़ों में मत पढ़ो, पछताओगे बैठ के। ये एग्ज़ाम मेंटली खुद को बैलेंस करने का है। जिस बंदे के ऑलरेडी नहीं निकल रहे हैं वो अपनी चलाएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, यार मैंने ये किया था तुम ये कर लो, मेरे से ये गलती हुई, तुम भाई क्यों कर लो। आप अपना प्लान खुद फॉलो करो, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ, कैलेंडर प्रिंट करो। सबसे पहले अगर कुछ कर सकते हो ना, मोबाइल में आग लगाओ ना लगाओ, फॉरेस्ट ऐप में आग लगा दो। रीज़न बताता हूँ क्या है।
फॉरेस्ट ऐप पता नहीं, मैंने कुछ यूज़ करने का ट्राई किया था, टाइम मैनेज करने के लिए ऐप है। उससे बेटर जब मैंने 2016 का वीडियो डाला हुआ, उसमें देखना कैलेंडर डाला है ऐसे, ठीक है। उसमें क्या है, डेट वाइज यहाँ मंडे ट्यूसडे ये सब लिखा होता है। अब यहाँ डेट लिखी है, सिंपल कुछ नहीं है। ये कैलेंडर आप प्रिंट करोगे कुछ ऐसे, मान लो ये डेट्स लिखी हैं, ठीक है। यहाँ 1 तारीख 2 तारीख ऐसे कुछ होगा, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा, राइट। अब मैंने क्या किया कि कैलेंडर पे इस तरह से 30 डेज तक का है, 1 घंटे के लिए 1 लाइन खींच दी, 2 घंटे के लिए 2 लाइन, 3 घंटे के लिए 3 लाइन, बस मुझे पता चल गया 3 ही घंटे पढ़ा मैंने। मेरी आंखों के सामने मैंने दीवार पे चिपका दिया ये। सपोज ये 15 तारीख है यहाँ पर, तो मेरे यहाँ 1 घंटे के लिए 1 लाइन, दूसरे घंटे के लिए दूसरी लाइन, तीसरे के लिए पढ़ा ही नहीं, 2.5 घंटा हुआ। तो यहाँ ना फिर मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कि मुझे डिब्बे भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे हो गए। तो 25 तारीख आते आते आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। और जब आपके पास अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, इस साल का टाइम दे रहे हो तो अदरवाइज अगले साल अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। इतनी इफेक्टिव टेक्निक है, इससे बेटर डिसिप्लिन आपको कोई बना के नहीं दे सकता, ठीक है। अब ऐप के साथ क्या इशू है यार, मोबाइल से ही तो आपको छुटकारा चाहिए। आप मोबाइल पे गए थे अपना टाइम मैनेज करने के लिए, अब इंस्टा चला लिया, अब आपने कोई नोटिफिकेशन देखा, कोई जीमेल हो गया, कोई दोस्तों को फ़ोन कर, वो नहीं करना है। तो ये सब ऐप के चोचले बंद कर दो। ये पुराने टाइम में जब पढ़ाइयाँ होती थी तो ऐप पे नहीं होती थी, मतलब ऐप चाहिए टाइम मैनेज करने के लिए। फिर अगला इशू है प्री वर्सेस मेंस। प्री और मेंस में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे एंड प्रीलिम्स तक कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है। देखो प्रीलिम्स आपको आता है, प्रीलिम्स पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो उस टाइम पे इशू ये होगा, प्रीलिम्स में आप अलग अलग सोर्सेज ढूंढोगे। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है, प्रीलिम्स तक जब तक मेंस एक्सटेंड कर सकते हो, जब तक भी कर सकते हो एक्सटेंड करो, प्रीलिम्स तक जितना खींच सकते हो। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो बात की थी वो थी टीना डाबी मैम ने। उन्होंने क्या कहा कि कैटेगरी का बेनिफिट है, अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप इसको और ज़्यादा खींच सकते हो, क्योंकि उनके पास उतना कंपटीशन तो नहीं है जो जनरल में 1 1 2 2 नंबर की मार है, लेकिन उसको उन्होंने ब्यूटीफुली कहाँ यूटिलाइज किया, मेंस की प्रिपरेशन में। जब सब दुनिया प्रीलिम्स के लिए लगी पड़ी थी, उन्होंने अपना सारा ध्यान मेंस में खींचा, और ये उनके कई टॉपर स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप भी ये चीज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स आपको ऑलरेडी आता है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब आपके पास प्रीलिम्स में बेसिक नॉलेज है, 90% चीज़ें आपको पता है। अब 10% आपको नहीं पता, वो कभी भी पता नहीं होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में जो यूपीएससी पूछ रहा है उसमें से आपको 70% चीज़ें पता हो, 30 ना पता हो। आप क्या करोगे, इस 30 के पीछे भाग जाओगे, प्रीलिम्स से अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मेंस में एक्सटेंड करो। मिनिमम कितना करना चाहिए वो बताए, तो मैक्सिमम जितना आप कर पाओ। ये मेरी अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उनको मैंने ये कहा कि आप एक काम करो कि अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू पढ़ो डेली, सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे आपको, आपके ऑप्शनल के नहीं है, सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज में, तो यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, 10-12 साल के तो मिल ही जाते हैं। डेली पढ़ो प्रीलिम्स तक, एटलीस्ट जब तक खींच सकते हो अनसॉल्व्ड। उससे क्या होगा ना, जो प्री और मेंस के बीच का टाइम है, ये टाइम होता है लगभग 100-120 दिन का, और वहाँ पे आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, ये चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी बना देगी, ठीक है। जो मेरे ऑप्शनल में आपको नंबर दिखते हैं ना, इतने नंबर कैसे आ गए, 300 पार हो गए, 280 पार हो गए, वो इसी से हुए कि इस टाइम में जब सब लोग प्रीलिम्स के एक्स्ट्रा सोर्सेज इस 30% या इस 10% पे जा रहे थे, उस टाइम पे मैंने क्या किया, जीएस के पीवाईक्यू अनसॉल्व्ड टॉपिक वाइज उस टाइम तो मैंने अरेंज खुद किए थे, एंड ऑप्शनल के पीवाईक्यू अनसॉल्व्ड टॉपिक वाइज, ये करो। आपको ना एक बहुत बढ़िया आइडिया लगेगा कि ये चीज़ मुझे फॉलो करनी। इस स्पेशली जब आप जीएस मेंस के पीवाईक्यू पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आया कि वर्चुअल रियलिटी जो आज की डेट में न्यूज़ में रहता है, प्रीलिम्स में पूछ लिया, इसमें 90s में मेंस में क्वेश्चन पूछा है। एआई पर क्वेश्चन, ये 90s में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एआई पे क्या क्वेश्चन है, अभी का तो छोड़ दो, एआई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मेंस में 1 लाइनर टाइप है, फैक्चुअल, डिजिटल सिग्नेचर अभी पूछा है ना, मेंस में 90s में पूछा हुआ है। तो उससे एक तो आपको कुछ मेंस के टॉपिक मिल जाएंगे। इकोनॉमी में 1 लाइनर देख लेना, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड हो गए, कुछ मार्केट टाइप, वो सब इकोनॉमी में जो 1 लाइनर तब पूछे थे अब पूछ रहा है। साइंस टेक में स्पेशली देख लेना, इन्वायरमेंट, डेजर्ट नेशनल पार्क किन 2 स्टेट्स में है, 2002 का क्वेश्चन है मेंस में। लिटरली डेजर्ट नेशनल पार्क किन किन डिस्ट्रिक्ट में है,
ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है, हम लोग तो नहीं तैयारी करते कि आप ये भी रटें। ये मेंस का क्वेश्चन है और डेजर्ट नेशनल पार्क पे 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। इस वजह से आपको पुराने PYQ ज़रूर पढ़नी चाहिए। GS PYQ अनसॉल्व, उससे आपको मेंस के टाइम भी एक आइडिया लगेगा कि कहाँ तक जाना है, किस डेप्थ में जाना है। और ऑप्शनल के PYQ अनसॉल्व अगर आप कर गए तो आपको बहुत बढ़िया आइडिया लगेगा, क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना आ जाएंगे आपको, बाकी छोड़ दो। ठीक है, आंसर राइटिंग करना बंद कर दो भाई साहब, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़िंदगी में तो। उसका एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ, आप मेंस आंसर बिल्डिंग की सीरीज़ यूट्यूब पे देखना, सिनॉप्सिस आईएएस, उसके भी फ्री लेक्चर देख लो, अभी कोर्स मत परचेज करो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये कहा आंसर राइटिंग। अगर आप इस चीज़ पे चले गए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो, ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो बेसिकली। क्यों? अगेन, कॉपी चेक करने वाला कौन है? ये लोग हैं, आप ही के जैसे लोग तो हैं, आप ऑलरेडी उस जोन में हो, आप अप्लाई कर दो अभी कोचिंग्स में, आप कॉपी इवेल्युएट कर लो। ऐसे लोग पार्ट टाइम में कॉपीज इवेल्युएट करते हैं। आपको क्या लग रहा है कोचिंग मार्केट में जो लोग कंटेंट डेवलपर हैं, इवेल्युएशन करते हैं, कितने सीरियस हैं या कितना आता है उनको? तो भाई ऐसे लोगों से क्यों अपनी असेसमेंट करवानी? ठीक, तो आप उससे बेटर मेंस आंसर बिल्डिंग सीरीज के लेक्चर्स देखो। मेरा उसमें एक एडवाइस आपको है, जो पूछा है वही लिखो, बस। अगर आप इतना कर गए मेंस आंसर बिल्डिंग के लेक्चर्स में, आप सिर्फ ये सीखोगे, जो पूछा है वो लिख दिया, सेलेक्ट हो जाओगे। वो नहीं लिखा, कुछ भी ज्ञान पेल दो, सेलेक्ट नहीं होगे। राइट। फिर ऑप्शनल के बारे में सबसे पहले क्या करो, ऑप्शनल का सिलेबस याद करो, प्लस ऑप्शनल में सिलेबस की हर टर्म की मीनिंग और स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल में मैंने कहा कोई एक टॉपिक है, किसी ऑप्शनल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो PSIR से ले लिया मैंने, मेरा ऑप्शनल नहीं है। सपोज PSIR में कोई टॉपिक है डेमोक्रेसी, स्पेलिंग आई होप कि ठीक लिखी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कुछ थ्योरी होंगी, तो मान लो इसमें थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी होंगी, कुछ मॉडर्न, में आइडिया लगा रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, मॉडर्न थ्योरीज होंगी, कुछ पोस्ट मॉडर्न होंगी, कुछ कंटेम्प्रेरी होंगी। ठीक है, इसमें से कुछ सिलेबस में होंगी, इसमें मान लो क्लासिकल 4 हो सकता है एक इसमें सिलेबस में हो, एक इसमें सिलेबस, ऐसा कुछ होगा। ये वो सब्जेक्ट है जो मेरा नहीं है, मैं वैसे आइडिया लगा रहा हूँ, मुझे बस ये पता है PSIR में कुछ डेमोक्रेसी एक यूनिट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मान लो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कोई ABC पर्सन की थ्योरी है, मुझे नाम भी नहीं पता किसकी है। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है थ्योरी का इंट्रो, बैकग्राउंड या ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर ये 2 चीज़ें लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि वो थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई, या फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव, उस थ्योरी पे और थिंकर्स के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। बैकग्राउंड या ओरिजिन में क्या होगा, उससे पहले क्या थ्योरी चलती थी, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। डिफरेंस समझ रहे हो? इंट्रो तो ठीक है, ये थ्योरी इस पर्सन ने इस बुक में दी, इंट्रो में आप एक लाइन में बता सकते हो, इसमें ये बात की जाती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ये वाली बात की जाती है, एक लाइन में जो मैंने कहा ना, ये चीज़ आप लर्न करो, मीनिंग इन 1 लाइन आपको मीनिंग पता होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमनिज्म और बिहेवियरलिज्म में डिफरेंस क्या है ज्योग्राफी में, ह्यूमनिज्म मतलब जहां ह्यूमन सेंट्रल एजेंसी है उसे हम ह्यूमनिज्म कहते हैं। बिहेवियरलिज्म मतलब ह्यूमन दुनिया को किस तरह से देखता है, परसेप्शन, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेंटल मैप का। बेसिकली मैं UPSC एग्जाम को कैसे देखता हूँ, वो मेरा मेंटल मैप है, उसके हिसाब से मैं बिहेव करता हूँ, तो वो बिहेवियरलिज्म हुआ। मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेव करने, उसे कहते हैं बिहेवियरलिज्म, और जहाँ ह्यूमन सेंट्रल एजेंसी है उसे कहते हैं ह्यूमनिज्म। इतना सिंपल वे में आपको चीज़ें आनी चाहिए। वो इंट्रो में डालोगे, बैकग्राउंड में क्या है, पहले कौन सी थ्योरी चली आ रही थी, उस टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट था, राजा थे, मोनार्की थी, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव। फिर आप आओ थ्योरी में, थ्योरी में क्या कहोगे, थ्योरी के कुछ एजम्पशन होंगे, थ्योरी के कुछ मेन सेंट्रल आइडिया होगा, कुछ एक डायग्राम होगा अगर हो तो, और बस हो गया, ऐसे कुछ होगा। इसके बाद क्रिटिसिज्म, इसके बाद मेरिट, इसके बाद डीमेरिट, इसके बाद कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन, खत्म। एप्लीकेशन इन वर्ल्ड, एप्लीकेशन इंडिया, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी स्ट्रक्चर में, जैसे अब कोई एक टॉपिक आ गया स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो ज्योग्राफी में 6 साइकिल हैं, साइकिल ऑफ इरोजन में 6 साइकिल हैं बुक में, डेविस पैंक ये सारी, ठीक है। रिवर की साइकिल अलग है, फ्लूवियल अलग है, ग्लेशियल है, एंड कास्ट की साइकिल है, मैरीन हो गई, एंड एरिड हो गई, विंड की। अब बुक में 6 साइकिल है जिसे कहते हैं पेरीग्लेशियल साइकिल। तो
अगर आपने ऑप्शनल PYQ अनसॉल्व पढ़े होते तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें बार बार पूछ रहा है। अब अगर UPSC आपको सरप्राइज करने आएगा तो पेरिग्लेशियल पूछेगा, ठीक है। ये लेफ्ट मारे, ये राइट मारे, या खुदा ये तो भाई सीधे मारेगा, ठीक। ये वहाँ से पता चलता है अनसॉल्व, ठीक है। इश्यू नंबर 5, लास्ट इशू। हम यूट्यूब लर्निंग पे जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो? आपके ऑलरेडी अटेम्प्ट हो गए। यूट्यूब लर्निंग की नीड क्या है? आप सब कुछ तो पढ़ चुके हो अब तक, ऐसा क्या बचा था जो आपको नहीं पढ़ना था, जो पढ़ना था, सॉरी। तो यूट्यूब बंद करो। आपके जैसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए वही लोग पढ़ा रहे हैं। और यूट्यूब पे टॉक्सिसिटी और चल रही है यार। नॉट टू से बट हम कुछ ऐसे टीचर्स हैं, हम उनको सर कह के बात करते हैं, हमने इन सर से इकोनॉमी पढ़ी, आप समझ रहे होगे, ठीक है। वो ट्रोलर्स की फौज तैयार कर रहे हैं कि ये छपरी यूट्यूबर। भाई लोग ज्ञान दे रहे हैं जेन्युइनली, आप भी वही कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं, राइट। आपने टॉक्सिसिटी फैला रखी है। उसमें क्या होता है, इसमें आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो ये समझो, हो सकता है एक रेडिकल आइडिया होता है हमेशा। रेडिकलिज्म कब आता है? पहले इन्फ्लुएंसिंग आती थी, अब डी इन्फ्लुएंसिंग एक टर्म चल रही है। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ये फ़ोन ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब डी इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं। जैसे फ़ोन के लिए एक बंदा है, मुझे नाम नहीं पता, दाढ़ी वाड़ी वाला, एंड में वो कहता है आथू, वो वाला। तो दे आर डी इन्फ्लुएंसर्स। क्यों लेना है नया फ़ोन, पुराना चल तो रहा है। भाई सही बात है, मैं भी अपना ये 2016-17 का कोई फ़ोन खरीदा, रियलमी फ़ोन है, रियलमी 6। अब तो पता नहीं कितने आ गए होंगे। चल रहा है बढ़िया, कॉल हो जाती है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फ़ोटो खिंच जाती है, इंटरनेट चल जाता है, काम खत्म। मैं क्यों एप्पल का नया एडिशन लूँ हर बार, राइट। तो यूट्यूब टॉक्सिक है, ये मान के चलो। नए रेडिकल लोग आएंगे, वो अपनी नई चीज़ें बताएंगे, आपका दिमाग खराब क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए रहने दो ये टॉक्सिसिटी, रेडिकलिज्म, राइट। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में अब तो अकल आएगी। ये लास्ट जो मेरे वर्ड्स हैं ना, 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं, अब बस करो, सब ठीक करो, इन सब चोचलों से बाहर निकलो। यूट्यूब को सिर्फ तभी फॉलो करो जब नीड पड़े, तभी रेफर करो। बेसिकली एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर कोई सब्जेक्ट रह गया तो अलग बात है, यूट्यूब से फॉलो कर लो, कोई कोचिंग नोट्स जो भी है कर लो। अदरवाइज़ आपको अभी इतना आता होगा कि कोई बुक पढ़ लो तो आपको वीडियोस की नीड ना पड़े। लेकिन अगर आपको पढ़ती ही है नीड, जेन्युइनली अगर आपको थर्ड अटेम्प्ट में वीडियोस की नीड पड़ गई, तो इसके बहुत चांसेस हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला वीडियो यूट्यूब पर किसी भी कोचिंग का नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लो, 90% टाइम्स ये होगा। जो मिलेगा उन्होंने आधे घंटे में अपनी को बुक बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, दूसरों की ट्रोलिंग करनी है, ये सब छोड़ दो वो सब चीज़ें। आप रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस समझते हो? टेक्स्ट बुक जैसे लक्ष्मीकांत है, ये टेक्स्ट बुक है, या पढ़नी है आपको। रेफरेंस बुक मतलब अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहूँ DD बसु भी हो गई, PM बख्शी भी हो गई, इस तरह से ये सब कभी कभी पढ़ने, 2-4 पेजेस पढ़ने। तो यूट्यूब को रेफरेंस बुक की तरह बना लो, वो भी नॉन UPSC चैनल को नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाते हो। आपको थ्योरी ऑफ स्टेट समझनी है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट। हो सकता है किसी एक फॉरेनर यूट्यूबर ने जो UPSC के लिए पढ़ाता भी नहीं, उसे 2 से 3 मिनट में समझा दिया हो कि देखो ये होती है मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्टेट। बस अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो डू कमेंट। अगर इतना कर ले गए, ठीक है, तो कुछ चांसेस बनते हैं कि आप जो अभी यहाँ पढ़े हो ना, बेसिकली एटलीस्ट इस जोन को अवॉइड करके यहाँ आ जाओगे। लेकिन अगर आप इस जोन में ही पड़े रहे तो बेसिकली आप यहाँ तो क्या, आप मॉब के जोन में जा रहे हो, भीड़ के जोन में जा रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। इस लेक्चर में ना मैंने आपको अपना कोई कोर्स बेचा है, नीड है तो लो, अदरवाइज मत लो। ना मैं आपको अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। भाई अपने लिए जियो, अपने हिसाब से तैयारी करो। ऑलरेडी ज़िंदगी में 2 अटेम्प्ट हो गए, ना माँ बाप टाइम देंगे, ना सोसाइटी टाइम देगा, ना आपको पॉकेट टाइम देगी। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर आपको चीज़ ठीक लगती है देन ओनली फॉलो दिस लेक्चर, या फिर इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो डिसलाइक करके आप गालियाँ दे के जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।